हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आपका नॉलेज हब में। सो आज अपनी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल थ्योरी। ये मेरी ही बनाई खुद की वीडियो थी जो मैंने खुद के रिवीजन के लिए यूज़ करा था। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे रिगार्डिंग दी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो सिमिलर है जो लास्ट वीडियो थी उसके तरीके से ही। मेरे फैक्ट्स जो थे, जो भी स्टेटमेंट्स कोट्स थी जो मैंने कंपाइल किए थे फ्रॉम दी मल्टीपल सोर्सेज, उसको मैंने एक जगह पे लाके खुद के लिए ही रिकॉर्डिंग की थी और इसमें नोट्स भी हैं। और इसके साथ मैंने फिर खुद को ही पढ़ाया था। सो उससे क्या होता है, मल्टीपल जब हम रिविजन्स देते हैं तो उससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो मेमोराइजेशन की एक मेमोरी बनती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक। सो आप इस वीडियो को मल्टीपल रिवीजन दीजिए और पॉलिटिकल थ्योरी के इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं या फिर जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत भी है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको मल्टीपल टाइम्स आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो अब वो वीडियो मैं स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद। इसी तरीके से आगे भी मैं काफ़ी सारी जो भी मेरे बनाए हुए नोट्स थे या उसमें जो भी ऐड ऑन कर पाऊंगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं विद द वीडियो। तो पहला टॉपिक आता है हमारा लिबरलिज्म। फटाफट से देख लेते हैं कौन से यहाँ से स्कॉलर्स एसोसिएटेड हैं इसके साथ। तो जी.एस. मील, उनकी कोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी, द इंडिविजुअल इज सोवरेन। फिर आते हैं हमारे C.B. मैकफर्सन जिन्होंने जो क्लासिकल लिबरल्स को क्रिटिसाइज़ किया है और कॉन्सेप्ट दिया है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का। बाकी क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में हमें पता ही है, नेचुरल राइट्स थ्योरी, राइट्स बीच जस्टिस, सेफ्टी नेट, वेलफेयर। चलो ठीक। तो ऐसा कहा जाता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी, क्योंकि जॉन लॉक ने दिया था राइट्स बेस्ड जस्टिस एंड सेफ्टी नेट वेलफेयर, मतलब वही मिनिमम वेलफेयर देना है बस। क्लासिकल लिबरल में कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हैं, वोल्टेयर हैं, थॉमस पेन हैं, थॉमस जेफरसन हैं, डेविड रिकार्डो हैं, यहाँ पे ये टाकिविले हैं। इकोनॉमिक मैनेजमेंट विच इंस्पायर्ड बाय मेनर्ड कीन्स, मॉडर्न लिबरल। अच्छा ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट दिया गया है किसके द्वारा, मेनर्ड कीन्स, जो कि सोशल लिबरल या फिर मॉडर्न लिबरल हैं। इन्हीं का बेस्ड है केन्शियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी मॉडर्न लिबरलिज्म के कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, T.H. ग्रीन, हब हाउस, हॉब्सन, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉर्किन। डेविड फ्रीडमैन, ये क्या कहते हैं, एनार्को कैपिटलिज्म इन मशीनरी ऑफ फ्रीडम। तो इनकी किताब होगी यहाँ पे, किताब का नाम है डेविड फ्रीडमैन की मशीनरी ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडमैन एंड मशीनरी ऑफ फ्रीडम, तो ये एनार्को कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। बाकी लिबर्टेरियनिज्म या फिर कह सकते हैं हम इनको नियो लिबरल्स, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के यहाँ पे लिबरल्स थे। इनके नाम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हैं लुडविग बॉन मिसेस, जो कि कॉन्सेप्ट देते हैं ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल का। मुर्रे रॉथबार्ड, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे लिबर्टेरिज्म ऑफर्स अ लिबर्टी सो एवरी पर्सन कैन एक्ट अपॉन ओन प्रिंसिपल्स। और मिल्टन फ्राइडमैन। बाकी हायक हैं, हायक ने क्या कहा था, सोशल जस्टिस मीन्स दैट स्टेट ट्रीट्स डिफरेंट पीपल अनइक्वली टू मेक देम इक्वल। अच्छा ठीक है, ये लाइन फिर ध्यान रखेंगे कि जो हायक हैं तो ये अपने न्यू लिबरल या फिर लिबर्टेरियनिज्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कोट दिया है कि सोशल जस्टिस का मतलब है दैट स्टेट ट्रीट्स डिफरेंट पीपल अनइक्वली टू मेक देम इक्वल। अच्छा ठीक। और मुर्रे रोथबार्ड का ध्यान रखना है कि लिबर्टेरियनिज्म ऑफर करता है लिबर्टी सो एवरी पर्सन कैन एक्ट अपॉन ओन प्रिंसिपल्स। ठीक। बाकी न्यू लिबरलिज्म डज नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट द वेलफेयरिज्म स्टेट पॉलिसी, तो ये भी ठीक है, कंप्लीट रिजेक्ट नहीं करता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बाकी मिल्टन फ्रीडमैन की यहाँ पे एक और कोट है, A society that puts equality before freedom will get neither a society that puts freedom before equality will get a high degree of both। ठीक है। तो इन लोगों ने वही लिबर्टी को और एकदम एब्सोल्यूट लिबर्टी को फेवर किया है, उसी के फेवर में स्टेटमेंट है। रॉबर्ट नॉजिंग के कुछ कोट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं ये लिबर्टेरियनिज्म में। नॉजिंग वॉज अ, क्या लिखा है ये, अच्छा रॉल्स के साथ के हैं ये। ही established his reputation by writing Anarchy State and Utopia। तो रॉबर्ट नॉजिक की किताब है ये, Anarchy State and Utopia। बाकी यहाँ पे नॉजिक बिकेम प्रोमिनेंट लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, कोई खास कोट नहीं है इनके बारे में, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो कंजर्वेटिज्म एमर्ज होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के कहीं ना कहीं रिएक्शन में, उसके अगेंस्ट ये लोग इस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसको डिफेंड करते हैं। बाकी क्या है, न्यू राइट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिलीफ इन स्ट्रॉन्ग बट मिनिमल स्टेट। तो ये क्या है, न्यू राइट है। राइट से मतलब राइट वाला सही वाला राइट नहीं, राइट से मतलब राइट विंग वाला राइट, जो कि सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को एंड ट्रेडिशंस को।
तो ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बट मिनिमल स्टेट, तो स्टेट होनी तो कम चाहिए बट स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दोगे स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट की पावर में बिलीव करते हैं लोग। बर्क, एडमंड बर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या कहते हैं, द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट हैव बीन टेस्टेड बाय द टाइम, ठीक है। ऑक्सफोर्ड कहते हैं द कर्स इज़ नॉट वर्स दैन द डिजीज़, द क्योर इज़ नॉट वर्स दैन द डिजीज़। तो वही चीज़ की जितनी बुरी डिजीज़ है उससे ज़्यादा बेकार तो आपका क्योर है। तो ऑक्सफोर्ड भी क्रिटिसाइज़ करते हैं चेंज को। बाकी लिबरल कंजर्वेटिज्म नया स्कूल ऑफ थॉट है। तो लिबरल कंजर्वेटिज्म का मानना है जो इकोनॉमिक स्कूल में तो हम मतलब इकोनॉमिक रियल में तो लिबरलिज्म को फॉलो करेंगे, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल रियल में होगा वहाँ पे हम ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोशल फिलोसफी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें उससे बहुत बड़ी बात नहीं है। जोसेफ मास्टरी क्या कहते हैं, फॉल्स ओपिनियंस आर लाइक फॉल्स मनी। तो जोसेफ मास्टरी कह रहे हैं कि फॉल्स ओपिनियंस फॉल्स मनी की तरह हैं। बाकी हायक, ऑक्सफोर्ड प्रीफर द फैमिली, अच्छा ऑक्सफोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोट है, ही प्रीफर द फैमिलियर टू द अननोन, टू प्रीफर द ट्राइड टू द अनट्राइड एंड प्रीफर द फैक्ट टू द मिस्ट्री। फिर आते हैं इरविंग क्रिस्टॉल, ये भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल है ऑफ द स्प्रेड ऑफ बेलफेरिज्म। बाकी नॉस्टिक ऑल्सो बिलोंग टू द कंजर्वेटिज्म, इसलिए क्योंकि ये लोग लिबरल कंजर्वेटिज्म में आते हैं जो कि न्यू लिबरलिज्म की तरह ही हैं या फिर लिबर्टेरियंस की तरह ही हैं, जहाँ पे ये ओपन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम जो सोशल है वहाँ पे सोसाइटी के अंदर ये ट्रेडिशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर आता है हमारा सोशलिज्म। सबसे पहला मतलब इनका फंडामेंटल है क्या, इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड फ्रीडम। फिर कुछ हमारे सोशलिस्ट आते हैं पुराने वाले, कौन कौन आते हैं, रॉबर्ट ओवन जो कि अराउंड 1770s में 1858 तक हैं, सेंट साइमन 1760s में, चार्ल्स फ्रॉरियर प्रधान, ठीक है। रॉबर्ट ओवन फर्स्ट पर्सन थे टू यूज़ द वर्ड सोशलिस्ट इन 1827 में। फिर फेमिनिज्म आता है, ये भी ब्रांच है सोशलिज्म की, या कह लो कि मार्क्सिज्म के अगेंस्ट में जो एमर्ज हुआ था। तो फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, उसके बाद हमारे पास आते हैं सिडनी वेब, बीट्रिस वेब, सिडनी ओलिवर, ग्राम बला, GDH कोल। तो ये स्कॉलर्स मेनली फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। GB शॉ, सिडनी वेब, तो नाम ही कितने सिमिलर हैं, यहाँ पे वेब याद रख लो तो वेब हो गया, सिडनी याद रख लो सिडनी हो गया, और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हो गया, ग्राम बला हो गया, GDH कोल हो गया। फिर आते हैं जर्मन सोशल डेमोक्रेसी वाले, कौन है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी में, फर्डिनांड लेसेलर। रिविजनिज्म में आते हैं हमारे एडवर्ड बर्नस्टीन, ये कुछ नहीं पार्लियामेंट्री सोशलिज्म की बात करते हैं। सिंडिकलिज्म में कौन आते हैं, ये मेनली फ्रांस में डेवलप हुआ था, इतना ध्यान रखना, सिंडिकलिज्म। और सिंडिकलिज्म काफ़ी क्लोज आता है टू दी जो हमारा ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है, कार्ल मार्क्स के आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये बात करते हैं वायलेंस की, वायलेंट रेवोल्यूशन की, ठीक है। बाकी सारे के सारे वायलेंट रेवोल्यूशन की बात नहीं करते ऊपर वाले, बाकी कुछ और देख लेते हैं। तो रॉबर्ट ओवन ने क्या करा था, कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी किया था इन्होंने। बाकी चार्ल्स फॉरियर्स ने क्या किया था, इन्होंने अपोज किया था डिवीजन ऑफ लेबर को, अपोज किया था लार्ज इंडस्ट्रीज़ को। सेंट साइमन ने क्या कहा था, तो ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, इंडस्ट्री एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, luminaries, a learned elite which will work towards the redesigning of social institutions। तो सेंट साइमन ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ luminaries का, इतना ध्यान रख लेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं जरूरत नहीं है। अब आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक। तो एक तो है न्यू मार्क्सिज्म, जैसे हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल भी। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से स्कॉलर्स हैं ध्यान रख लो, थियोडर एडोर्नो हैं, हर्बर्ट मार्कूस हैं, हाबरमास हैं, हॉर्खहाइमर हैं, वॉल्टर बेंजामिन हैं, फ्रेडरिक पॉलक हैं और एरिक फ्रॉम हैं, ठीक। तो एडोर्नो का नाम सुना होगा, हर्बर्ट मार्कूस का भी सुना होगा, हाबरमास का भी सुनते ही हैं, हॉर्खहाइमर का भी सुनते हैं, वाल्टर बेंजामिन काफ़ी फेमस हैं, फ्रेडरिक पॉलक का नाम नहीं सुना हुआ था ईजिली, एरिक फ्रॉम का भी सुना है। तो न्यू मार्क्सिज्म में ही आ जाएगा। बाकी फिर कॉन्सेप्ट आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो भाई फिलोसफिकल बेसिस है पूरे मार्क्सिज्म का। पूछ ले कि भाई क्या है फिलोसफिकल बेसिस फॉर दी मार्क्सिज्म, तो यही है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है ना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक बेसिस, बताते हैं ना कैसे हिस्ट्री जनरेट हुई, कैसे सबसे पहला काम इंसान ने फूड बनाया। तो कहीं ना कहीं मैटर वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी डन बाई द पर्सन, नॉट द आइडिया, नॉट द थिंकिंग। बाकी सरप्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट आता है जो रिकार्डो की आयरन लॉ ऑफ वेजेस से इंस्पायर्ड है, जो मार्क्स का कॉन्सेप्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू। वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियत, रेवोल्यूशनरीज कॉन्सेप्ट है ये, फ्रैंकफर्ट स्कूल हमने देख ही लिया, एमेंसिपेशन। हर्बर्ट मार्क्स की किताब याद रखनी है, वन डायमेंशनल मैन, जिन्होंने कहा कि क्लासेस मासेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। थियोडर एडोर्नो ने क्या कहा था, कैपिटलिज्म का जो प्रभाव है म्यूजिक पे उसको इन्होंने एनालाइज किया था। लैक्सेमबर्ग ने क्या किया यहाँ पे, मार्क्सिज्म इज अ रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड व्यू, न्यू रिविलेशन। तो रोजा लैक्सेमबर्ग तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थी, तो इनका मानना था मार्क्सिज्म जो है वो रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड व्यू है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। लेनिन, तो इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप किया था। रोजा लैक्सेमबर्ग की किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो रोजा लैक्सेमबर्ग की किताब द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल ध्यान रखेंगे। लियोन ट्रॉट्स्की भी मार्क्सिस्ट हैं, माओ जेडोंग भी मार्क्सिस्ट हैं,
जॉर्ज लुकाक्स, इंपॉर्टेंट है, LUKACS, जॉर्ज लुकाक्स, मार्क्सिस्ट, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द वेस्टर्न मार्क्सिज्म। बुक क्या है? हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। तो जॉर्ज लुकाक्स की किताब हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा आता है हमारा, ये मेनली हमारे आ जाते हैं फ्रैंकफर्ट वाले या न्यू मार्क्सिस्ट, जो कि वायलेंट रिवोल्यूशन में या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में नहीं मानते हैं। इसमें थियोडर एडोर्नो हैं, इनकी किताब क्या है? डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, मिनिमा मोरेलिया, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलो, एडोर्नो की मिनिमा मोरेलिया एंड डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट। बाकी वाल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रॉम की किताब क्या है? मैन फॉर हिमसेल्फ, एरिक फ्रॉम मैन फॉर हिमसेल्फ। हबरमास की किताब क्या है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, हबरमास की किताब थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। और बाकी फ्रेडरिक पॉलक भी फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। फिर हम देख लेते हैं कार्ल हेनरिच मार्क्स, ये कौन है? तो कार्ल मार्क्स ऑब्वियसली बात है, फादर ऑफ मार्क्सिज्म है। बाकी एंजल, फर्डिनेंड अगस्ट बेबल, कॉट्सकी, एलिनोर मार्क्स, प्लेखनोवा, ठीक। तो एलिनोर मार्क्स जो हैं वो यंगेस्ट डॉटर हैं कार्ल मार्क्स की, एंड प्लेखानोव, प्लेखानोव जो हैं, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द व्लादिमीर लेनिन। पूछ सकते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द क्रिटिकल ऑफ द व्लादिमीर लेनिन? तो ध्यान रखना है GB प्लेखानोव क्रिटिसाइज करते थे। और देखते हैं थोड़े स्कॉलर्स के बारे में। एंटोनियो ग्राम्स्की कल्चरल मार्क्सिज्म के फादर हैं, जिन्होंने कहीं ना कल्चर, आइडियोलॉजी, उस सब के एलिमेंट को ऐड कर दिया लाके, ठीक है ना। तो न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। फिर आते हैं सार्थरे, इनकी किताब क्या है? क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। सार्थरे इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पूरे डिस्कोर्स में पॉलिटिकल साइंस की, इनकी किताब इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। लुइस अल्थुजर, फादर ऑफ द स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरपेलेशन, ठीक। तो उसमें भी यही था कुछ हद तक कि जिस तरीके से हेजिमनी होती है डोमिनेंट क्लास की, कैसे वो जनरल रूल बन जाता है इन द सोसाइटी। पता ही नहीं लगता एक्सप्लॉइट होने वाले पर्सन को, डेट ही और शी इज़ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ठीक है, मैक्स हॉर्खहाइमर, ये भी अपने क्रिटिकल थ्योरी वाले बंदे हैं या फ्रैंकफर्ट स्कूल से। और हर्बर्ट मार्कूस का तो वन डायमेंशनल किताब है ही। कुछ यहाँ पे कोर्स देख लेते हैं, ठीक, जिसमें हमारे पास है कि GB प्लेखानोव कहते हैं मार्क्सिज्म इज़ अ वर्ल्ड व्यू, जो कि क्रिटिकल थे लेनिन के। लेनिन क्या कहते हैं? ओनली द गन्स आर टर्न टू द अपोजिट डायरेक्शन, ओनली द गन्स आर टर्न टू द अपोजिट डायरेक्शन, लेनिन का कहना है। कार्ल मार्क्स से कहते हैं लेट द रूलिंग क्लास ट्रेम्बल एट द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, द प्रोलेटेरियर्स हैव नथिंग टू लूज बट द चेंज। ये तो आसान कोट है, सबको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास फेमिनिज्म, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या है। तो बहुत ही स्टार्टिंग में देखा जाए तो रूडिमेंट्री फॉर्म में फेमिनिज्म की सीड्स तो यहाँ पे हैं, जो लिखा है क्रिस्टीन दे पिसान। इनकी बुक थी सिटी ऑफ लेडीज़, जो कि इटली में 1405 में, मतलब इट वाज लाइक फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कह लो या फर्स्ट लिटरेरी वर्क कह लो इन द फील्ड इन विच द वीमेन राइट्स और द इंटरेस्ट वर प्रोमलगेटेड और पुट इनटू प्रायोरिटी। तो क्रिस्टीन दे पिसान ने सिटी ऑफ लेडीज़ लिखी थी 1405 में। बाकी फिर सेनेका फॉल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पे? सेनेका फॉल कन्वेंशन, तो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स लिखा गया था, रिटन बाय एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। ध्यान रखना है, सेनेका फॉल कन्वेंशन, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। नेशनल वीमेन सफरेज एसोसिएशन आती है। नेशनल वीमेन सफरेज एसोसिएशन को कौन लीड करता है? वही स्टैंटन, सुजन वी एंथनी, एंड 1869 में सेटअप होता है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में 1893 में पहली आप कह सकते हो स्टेट या नेशन बनता है टू प्रोवाइड सफरेजेट या फिर वोटिंग राइट्स टू दी वीमेन। केट मिलेट डिफाइंड पॉलिटिक्स एज पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। तो पावर वाला जो कॉन्सेप्शन है केट मिलेट ने ला के डाल दिया। जैसे मिलेट है, मिलेट खाते हैं पावर मिलती है, तो इससे ध्यान रखो कि केट मिलेट पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप डाल दी उन्होंने। पोस्ट फेमिनिज्म, रिजेक्शन ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिस्ट इशूज़। कैमिल पैगलिया अटैक द टेंडेंसी ऑफ फेमिनिज्म टू पोर्ट्रे वीमेन एज विक्टिम्स, ठीक है। तो पोस्ट फेमिनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेकंड वेव थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इसेंशियलिज्म कर दिया था, इंस्टीट्यूशलाइजेशन कर दिया था वीमेन ट्रेड्स का, कि महिला ये महिला है वो, उस चीज़ के अगेंस्ट में डेवलप हुआ है। और उसमें मेन स्कॉलर हमारी कैमाइल पगलिया, सही है पगलिया। बेटी फ्रीडन वॉन्ट अ क्वेस्ट फॉर पर्सनहुड, शुड नॉट एनकरेज वीमेन टू डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन, द होम एंड द फैमिली। ठीक है, बेटी फ्रीडन का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ये बात इन्होंने कहा था कि पर्सनहुड के चक्कर में इतना आगे मत चले जाना कि खुद की फैमिली, होम, सब कुछ आप डिनाई कर दो, सबको भूल जाओ। बाकी सेक्स एंड डेस्टिनी की किताब है, 1985 में लिखी है। किसने लिखी है? ग्रियर, ठीक है, ग्रियर ने लिखी है। सेलिब्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड बियरिंग, द होल वूमन किताब है,
मतलब ये कुछ ऐसी किताब है जो कहीं ना कहीं जो रेडिकल व्यू फेमिनिज्म था उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। जैसे सेक्स एंड डेस्टिनी, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि आपका कि सेक्स क्या है, जेंडर क्या है और उसकी डेस्टिनी क्या है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। ग्रीनर ने लिखी है तो वो चाइल्ड बियरिंग को सेलिब्रेट कर रही हैं। फिर 1999 में किताब आती है द होल वुमन, ये भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करती हैं लाइफस्टाइल फेमिनिस्ट को। एंड एल इज राइट टू हैव इट ऑल, तो लाइफस्टाइल फेमिनिस्ट मतलब एक डेरोगेटरी सेंस में, एक सार्कास्टिक सेंस में वर्ड यूज़ किया गया है कि आप तो भाई चाहते हो आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं। तो द होल वुमन भी किताब है, ठीक है, सर्च कर लेंगे किसने लिखी है। इन पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, एक किताब यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाती है, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन 1993 में J.B. एल्स्टेन ने लिखी है, ठीक है। J.B. एल्स्टेन एग्जामाइन द रोल ऑफ जेंडर इन फॉर्मिंग द डिवीज़न। चलो ठीक है, किताब का नाम याद रखो बस। इन वुमेन हेटिंग 1976 में किताब है वुमेन हेटिंग एंड पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट्स, किताब है दोबारा से 1988 में, डॉर्किन ने लिखी है। पोर्नोग्राफी इज़ अ टूल, अच्छा मतलब ठीक है। वीमेन हेटिंग 1976, पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट्स 1988, ये रोनाल्ड डॉर्किन ने लिखी है। इसमें इन्होंने लिखा है पोर्नोग्राफी इज़ अ टूल है इन द हैंड्स ऑफ द मेल इन द सोसाइटी टू सब्जुकेट और टू ऑब्जेक्टिफाई द वीमेन, ऐसे कुछ होगा। एंट आई अ वुमेन, ये बेल हुक्स ने लिखी है, एग्जामाइन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रखना है ब्लैक फेमिनिस्ट कौन है, बेल हुक्स। किताब क्या है, एंट आई अ वुमेन 1985 में। वीमेन हेटिंग लिखी है 1976 में। पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट्स लिखी 1988 में, किसने, डॉर्किन ने। कुछ स्कॉलर्स याद कर लेते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट कौन कौन है, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, G.S. मील, पैटी फ्रीडन, कैरोल पेटमैन। बैटी फ्रीडन का ध्यान रखना, पर्सनहुड के चक्कर में फैमिली मत भूल जाना। रेडिकल फेमिनिस्ट में ध्यान रखो, वर्जीनिया वुल्फ, साइमन डे वीवर, शुल्शित फायरस्टोन, केट मिलेट, ठीक, केट मिलेट ने पावर स्ट्रक्चर दिया था। एंड जर्मेन ग्रियर ने किताब लिखी थी, अभी हमने देखा था, सेक्स एंड डेस्टिनी। तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट हो जाएंगे। सोशलिस्ट में ध्यान रखना है कुछ नाम, चार्ल्स फॉरियर तो खैर स्टार्टिंग के हैं, एंजल्स एगस्ट, यहाँ से ध्यान रखो नाम देखो, शीला राव बाथम बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलिस्ट में, जूलियट मिशेल, अगस्त बेवल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो 1960s में कह सकते हो कि मेनली जो आइडिया है ऑफ इकोलॉजिज्म या फिर इन्वायरमेंटलिज्म डेवलप होता है। तो ये आइडियोलॉजी है, क्या है इसके अंदर, तो द वर्ड इकोलॉजिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1866, ठीक है ना, फर्स्ट बीइंग द जर्मन ग्रीन्स टू यूज दिस। अच्छा ठीक है, तो पहला पर्सन तो जर्मन ग्रीन थे यूज़ करने वाले, लेकिन ये वर्ड को मेनली अगर पूछा जाए किसने यूज़ किया तो आप ध्यान रखेंगे अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में यूज़ किया है। फिर आते हैं आर्ने नाइस, उन्होंने डिवाइड किया शैलो एंड डीप इकोलॉजी में। टर्म होलिज्म यूज़ किया है 1926 में, किसने, जैन स्मर्ट्स ने। गाया हाइपोथेसिस है जो कि दिया है किसने, लवलॉक करके नाम था उनका, आई थिंक जेम्स लवलॉक था। हरमन डेली ने क्या लिखा है, ग्रोथ मीनिया कॉन्सेप्ट दिया है, किसने, हरमन डेली ने, ठीक है, ग्रोथ मीनिया। बाकी द स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने दिया है, शूमाशर ने, बुद्धिज़्म से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। बाकी कॉन्सेप्ट है गुडिन, ट्राई टू डेवलप अच्छा गुडिन नाम है इनका किसी का, गुडिन ट्राई टू डेवलप अ ग्रीन थ्योरी ऑफ अ वैल्यू। अच्छा ठीक, तो गुडिन ने ट्राई किया है डेवलप करने की क्या चीज़ भला, ग्रीन थ्योरी ऑफ वैल्यू, मतलब वही चीज़ की कितना इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है ऑफ द इकोलॉजी का, उस चीज़ को गुडिन ने ट्राई किया डेवलप करने का। एरिक फ्रॉम ने बुक लिखी टू हैव और टू बी पोर्ट्रेट, हैविंग्स वर्सेस बीइंग, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बुक लिखी है यहाँ पे टू हैव और टू बी पोर्ट्रेट, एरिक फ्रॉम ने, उसमें कॉन्सेप्ट दिया है हैविंग वर्सेस बीइंग का। इको सोशलिज्म में हम रिलेट कर सकते हैं किसको, रुडोल्फ बाहारो को, मतलब इको सोशलिस्ट एंड इको एनार्किस्ट आते हैं, ये बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही रेडिकल हैं। जैसे तीन तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इको कैपिटलिस्ट जो कहते हैं ठीक है कुछ थोड़ा डैमेज कर लेते हैं, कुछ पैसा दे देंगे, पे पॉल्यूटस पे मॉडल जो होता है, या फिर जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कॉन्सेप्शन था कि आप कार्बन क्रेडिट को एक्सचेंज कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, वो सब है इको कैपिटलिज्म। इको सोशलिस्ट थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं, वो प्रॉपर कंजर्वेशन की बात करते हैं, कैपिटलिज्म रूट को बताते हैं। और इको एनार्किस्ट तो बात करते हैं पूरी तरीके से इको सेंट्रिसिज्म की, कि इकोलॉजी सेंटर है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, ठीक है। तो इको एनार्किस्ट में कौन आते हैं, मुर्रे बुकचिन, ठीक है, इनकी किताब थी आर सिंथेटिक एनवायरनमेंट 1962 में आई थी, ध्यान रखेंगे, मुर्रे बुकचिन की आर सिंथेटिक एनवायरनमेंट इन 1962। बाकी कुछ टाइमलाइन दे रखी है यहाँ पे। अच्छा ये टाइमलाइन फेमिनिस्ट को लेकर है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। 1900 में मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट इन एवरी स्टेट, 1944 में, ये तो यूएस को लेके कोई खास नहीं है, 1944 में यूएस आर्मी के अंदर, 1969 में नो फॉल्ट डिवोर्स, मतलब डिवोर्स लेने की ताकत, 2003 में, केस का नाम ध्यान रखेंगे, 2003 में इन लॉरेंस वर्सेस टेक्सास, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन स्टेट लॉज डेट में गे अ सेक्स क्राइम, ठीक है।
2003 में लॉरेंस वर्सेस टेक्सास में गे को मतलब लीगलाइज कर दिया गे सेक्स को। बाकी 1920 में क्या है, वाइट वुमेन को वोट देने की ताकत मिली। 1963 में इक्वल पे एक्ट। 1973 में केस होता है फिर से रू वर्सेस वेड, अबॉर्शन लीगल हो जाता है 1973 में। रो वर्सेस वेड वाले केस में अबॉर्शन बिकम लीगल। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बाकी आता है फिर आपका मल्टी कल्चरलिज्म। तो इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1965 इन कैनेडा, मेनली कैनेडा में हुआ है। वेल किमलिका सेज दैट कल्चरल कम्युनिटी डिफाइंस देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कल्चरल कम्युनिटी जो होती हैं वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं और खुद का उनका एक एक्सपीरियंस होता है जो कम्प्लीटली उनको यूनिक बनाता है। वन चैलेंज इज़ आइडेंटिफाइड बाय एमी गुडमैन एज रियलाइजिंग सोशल जस्टिस। ये क्या है? ठीक है, तो मल्टी कल्चरलिज्म को कहीं ना कहीं एमी गुडमैन ने कहा कि इट इज़ लाइक मेथोडोलॉजी है टू रियलाइज दी सोशल जस्टिस। ब्रायन बैरी ने कहा कि इट इज़ इनकन्सिस्टेंट है विद लिबरलिज्म। असल में यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया होगा एमी गुडमैन ने क्रिटिसाइज़ किया होगा ये कह के कि आप सोशल जस्टिस कैसे लेके आओगे। हाँ, इट इज़ लाइक अ चैलेंज है, मल्टी कल्चरलिज्म बिकम चैलेंज इन रियलाइजिंग दी सोशल जस्टिस एज पर दी एमी गुडमैन, कि आप सामाजिक जस्टिस कैसे इंप्लीमेंट करोगे जब आप एक कम्युनिटी के अंदर के जो ईविल जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको इंटरफेयर नहीं करोगे, उनको रिफॉर्म नहीं करोगे तो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। ब्रायन बैरी ने कहा है कि इट इज़ इनकन्सिस्टेंट है विद लिबरलिज्म। बाकी सपोर्टर कौन कौन है मल्टी कल्चरलिज्म को, ये ध्यान रखना है। जेरेमी बॉल्ड्रॉम, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, कॉस्मोपॉलिटन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। बाकी जेम्स टुली, चार्ल्स टेलर, एडवर्ड सैयद, ये सब जो हैं सपोर्टर हैं। फिर आता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म कर लेते हैं अभी। तो इसमें क्या क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, हर्मेन्यूटिक रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। इस वर्ड का मतलब सर्च करके देखना है कि जो हर्मेन्यूटिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 एक किताब है, फिलोसफी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो किताब किसकी ये है, डेरिडा की। तो डेरिडा की किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अपना डीकंस्ट्रक्शन का। बाकी ये लोग एंटी फाउंडेशनलिज्म है, इजी है। मिशेल फुकॉल्ट ने क्या लिखा है, डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ठीक है, डिस्कोर्स या फिर डिस्कर्सिव फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। नियर्जे ने क्या कहा है, विल टू पावर, बियॉन्ड गुड एंड ईविल। तो फ्रेडरिक नियर्जे की किताबें हैं ये, विल टू पावर है, बियॉन्ड गुड एंड ईविल 1886 की है, ऑन द जीनोलॉजी एंड मोरल्स 1887 की है, ठीक है। उसमें इसने अटैक किया क्रिश्चियनिटी को, गॉड इज़ डेड भी कहा है, ऑब्वियसली बात है, ऑन द जीनोलॉजी एंड मोरल्स में, जो कि 1887 में आई है, और गुड एंड ईविल पहले आ गई है। बाकी लियोटार्ड हैं, इन्होंने क्या कहा है, जीन्स फ्रांसिस लियोटार्ड ने, इनक्लूडिबिलिटी टूवर्ड्स मीटा नरेटिव्स। मार्टिन हाइडेगर ने क्या कहा है, मीनिंग ऑफ बीइंग और सेल्फ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने खुद का बीइंग ऑफ वन सेल्फ और सेल्फ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया है मार्टिन हाइडेगर ने। बाकी रिचर्ड रॉर्टी, जिल्स डेलूजे, ये सब हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स। तो रिकॉर्डिंग ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पोस्ट मॉडर्निज्म से कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पे आ जाते हैं। चलो, इसमें क्या है, तो ये किसने कहा है, जॉन सीले ने कहा है, लिबर्टी इज़ द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब लिबर्टी का मतलब है गवर्नमेंट कम से कम हो, मिनिमम गवर्नमेंट। ग्रीन ने क्या कहा है, डूइंग दोज थिंग्स डेट आर वर्दी ऑफ डूइंग। लस्की ने क्या कहा है, लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स upon the existence of those social conditions which in modern civilization are a necessary guarantee of individual happiness, related liberty to the availability of the opportunity, ठीक है। तो लिबर्टी को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिलेट भी किया है और ये कोड भी दी है, मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशंस विच इन मॉडर्न सिविलाइजेशन आर नेसेसरी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस। तो लास्ट की का ये मैकफर्सन ने क्या कहा है, लिबर्टी इज़ लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। तो मैकफर्सन का मानना है लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। हीगल का क्या है, लिबर्टी इज़ द ओबीडियंस टू द लॉ। GDH कोल का क्या है, लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। तो GDH कॉल कहते हैं फ्रीडम है लिबर्टी इंडिविजुअल्स का टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। बार्कर ने क्या कहा है, सिविल लिबर्टी इज़ द लिबर्टी ऑफ मैन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन।
दैट इज़ हिज पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो सिविल लिबर्टी को इसने बताया है बार्कर ने कि वो लिबर्टी है इंसान की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब वही इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हुए। लास्की का फिर आ जाते हैं। लास्की ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक लिबर्टी को एज फ्रीडम फ्रॉम दी वांट्स। तो ध्यान रखना कि लास्की का थोड़ा रिलेटेड है कॉन्सेप्ट टू द इकोनॉमिक लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम दी वांट्स। फिर एक आता है अटलांटिक चार्टर, जो कि यूनाइटेड नेशन जब सेटअप होने वाला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो कुछ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस चल रही थी, तो उसमें अटलांटिक चार्टर वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द नेगोशिएशंस 1941 में होता है, जिसमें 4 तरीके के फ्रीडम्स की बात की जाती है, जिसमें फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। ठीक है, तो स्पीच एंड वर्शिप तो ऐसा हो गया जो आपको स्टेट नहीं रोके, लेकिन आपको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी ना हो, आपको किसी चीज़ की वांट की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए तो स्टेट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नेगेटिव लिबर्टी एज वेल एज दी पॉजिटिव लिबर्टी, दोनों ही नोशन यहाँ पे हैं। आइजा बर्लिन इन 4 एसेज ऑन लिबर्टी, तो आइजा बर्लिन ने लिखे हैं, यहाँ पे किताब का नाम है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, 1969 में डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एज वेल एज दी पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी में बी अंडरस्टूड एज सेल्फ मास्टरी। ठीक है, मतलब ऐसे करके कहा है। बाकी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन कौन है? ऑक्सशॉर्ट, थॉमस पेन, J.S. मील, हर्बर्ट स्पेंसर। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन है? T.H. ग्रीन, लास्की, बार्कर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन। एंजल्स ने क्या कहा है? फ्रीडम इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव लॉस। ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है, मार्क्स के जो साथी थे, फ्रेंड थे एंजल्स, उन्होंने फ्रीडम को डिफाइन किया है रिकॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी और दी ऑब्जेक्टिव लॉस। खत्म बात। आगे देखते हैं इक्वालिटी पे। तो लास्की ने इक्वालिटी को क्या कहा है? एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़। वही, क्योंकि लास्की ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिबर्टी को भी रिलेट किया था, तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है वहाँ लास्की आ जाएंगे। और प्रिविलेजेस का एंड होना ही इक्वालिटी है। ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटीज़। लास्की को अकॉर्डिंगली इक्वालिटी यही है। ठीक है, जॉन लॉक के हिसाब से क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट वुड नॉट फिट इन द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। वही बात, थोड़ा सा कह सकते हो कि मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, डेट्स वाई कहते थे आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट कर दोगे तो उसका मतलब तो इक्वालिटी नहीं हुआ। जैसे एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट था ना, डिसप्रपोर्शनेट या फिर प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का, वही कॉन्सेप्शन यहाँ पे ये है। फिर मिखाइल बाकुनिन क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ अ प्रिटेंस ऑफ फ्रॉड। सिंपल है। थियोडोर बाइकल क्या कहते हैं? थियोडोर बाइकल ये कहते हैं आई एम अ यूनिवर्सलिस्ट पैशनेटली डिवोटेड टू द कॉज ऑफ इक्वालिटी विद इन द ह्यूमन फैमिली। तो थियोडोर बाइकल कहते हैं मैं तो यूनिवर्सलिस्ट हूँ और पैशनेटली डिवोटेड हूँ टू द कॉज ऑफ इक्वालिटी, इतना ध्यान रखो। बाकी फिगलर FEAGLER फिगलर कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ फ्रीडम बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज़ रिप्रेशन। अच्छा ठीक, तो थोड़ा सा क्लासिकल लिबरल वाला नोशन है यहाँ पे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो फ्रीडम है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को भी इंश्योर करोगे, जैसे रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है, तो उसको उन्होंने कहा रिप्रेशन है वो। एरिक फ्रॉम कहते हैं मैन आर बॉर्न इक्वल बट दे आर बॉर्न डिफरेंट एज वेल। कुछ खास लाइन तो है नहीं, नॉनसेंस लाइन लग रही है। एरिक फ्रॉम ने कहा मैन इक्वल पैदा होते हैं लेकिन डिफरेंट भी होते हैं। एडवेंट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड इट्स इंडिकेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ नेचुरल ऑर्डर अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक, रूसो क्या कहते हैं इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में इन्होंने लिखी थी, बिलीव दैट एक्सटेंशन ऑफ लीगल इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स वर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल सोसाइटी। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि लीगल इक्वालिटी को सपोर्ट करते हुए कहा कि कैरेक्टरिस्टिक है सिविल सोसाइटी का लीगल इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। ठीक, बाकी रॉबर्ट डेल आते हैं, वो कहते हैं बिलीव दैट ओनली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद द लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। और ये 5 क्राइटेरियाज भी देते हैं रॉबर्ट डेल, ये सर्च करना पड़ेगा व्हाट आर द 5 क्राइटेरियाज पाउंडेड बाय द रॉबर्ट डेल। लेकिन ठीक है, काफ़ी यूरोसेंट्रिक व्यू है इनका कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जो कंसिस्टेंट है पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ। फिर 2 स्कॉलर यहाँ पे हैं, बैन एंड R.S. पीटर्स। इनकी किताब है सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। तो बैन एंड पीटर्स की किताब है क्या? सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, 1975 में लिखी थी। इन्होंने कहा है सिग्निफिकेंटली रिमार्क दैट द टर्म सोशल इक्वालिटी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय सोशलिस्ट लार्जली टू डिस्टिंग्विश देयर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अर्लियर इगैलिटेरियन आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, कुछ खास नहीं है। मार्गरेट थैचर के क्या वर्ड्स हैं? देयर इज़ राइट टू बी अनइक्वल। ठीक है, मतलब मार्गरेट थैचर, क्योंकि उस समय थैचरिज्म चल रहा था, मतलब जो आइडिया था ऑफ द न्यू लिबरलिज्म का, तो उनका देयर इज़ अ राइट टू है, अनइक्वल होने का भी अधिकार है लोगों के पास। बाकी किताब ध्यान रखना, बैन एंड पीटर्स की सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट्स, 1975। द सोशलिस्ट डिस्टिंग्विश।
कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से निकला ये? लैटिन वर्ड था जस्टिशिया, विच मीन्स ज्वाइनिंग और फिटिंग। बाकी एरिस्टोटल की किताब है निकोमेनियन एथिक्स, उसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कॉन्सेप्ट मिल गया है। निकोमेनियन एथिक्स एरिस्टोटल की किताब है, उसमें ही हैज़ गिवन हिज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि हमें पता है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी या प्रोपोर्शनेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट था। ठीक, माइकल सैंडल की भी बुक है, बुक का नाम है क्या? जस्टिस। ठीक है, उसमें क्या लिखा है इन्होंने? 3 अप्रोचेस दी हैं जस्टिस को। तो माइकल सैंडल जो कि कम्युनिटेरियन थे, उनकी बुक है जस्टिस, उसमें उन्होंने 3 अप्रोचेस दिए हैं जस्टिस को लेकर। एक तो उन्होंने बताया यूटिलिटेरियन अप्रोच है, एक लिबर्टेरियन अप्रोच है, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक, तो यूटिलिटेरियन आपको पता है बेंथम, जी एस मील। लिबर्टेरियन हमें पता ही है रॉबर्ट नॉजिक। और आइडियलिस्टिक अप्रोच जस्टिस कल्टिवेटिंग वर्च्यू एंड रीजनिंग। तो आइडियलिस्टिक सब कुछ अच्छा अच्छा वाला। तो माइकल सैंडल ने 3 ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया अप्रोचेस और टू जस्टिस में। ठीक है, मतलब कि किताब थी जस्टिस। रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, एंटाइटलमेंट थ्योरी दे देते हैं, कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? बॉन्डेड लेबर है। बुक लिखते हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक फिर कहते हैं गिव्स 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटाइटलमेंट। तो ध्यान रखना, 3 प्रिंसिपल्स देते हैं अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉबर्ट नॉजिक। पहली बात, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफ़र एंड रेक्टिफिकेशन। बस सिंपल सा, आपने चीज़ों को एक्वायर किया हो जस्ट तरीके से, ट्रांसफ़र किया हो जस्ट तरीके से, एंड रेक्टिफिकेशन। सूजन मूलर ओकिन, ये भी काफ़ी नॉर्मेटिव स्टैंड लेती हैं। कुल मिला के ये फेमिनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस को प्रमोट करती हैं अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस गिवन बाय द जॉन रॉल्स। कैरोल गिलिगन, इनर बुक का नाम क्या है? डिफरेंट वॉइस। ये बात करती हैं केयर बेस्ड मॉरलिटी की। तो इंस्टेड ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस शी हैज़ पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ केयर, ठीक है, ओवर द जस्टिस। कैरोल गिलिगन बुक है, डिफरेंट वॉइस डिफरेंट आइडिया है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। थॉमस पॉजी आते हैं, ये क्या है? इनकी किताब है शायद हॉरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ये कहते हैं हॉरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स इज दैट फीमेल्स एंड पीपल ऑफ कलर आर मोर इन नंबर, थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस इज नॉर्मेटिव। ठीक है, ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि फीमेल्स एंड पीपल ऑफ कलर आर मोर इन नंबर, ये कुछ हॉरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स के रिलेट कर लेंगे। बाकी ग्लोबल जस्टिस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। बाकी फिर आ जाते हैं थॉमस पॉजी, बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। अब ध्यान रखना, थॉमस पॉजी थोड़े कॉस्मोपॉलिटन थिंकर हैं, कॉस्मोपॉलिटन जस्टिस की बात करते हैं, तो इनकी किताब भी वैसी रहेगी, वर्ल्ड पॉवर्टी ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड रिफॉर्म्स स्टेट्स डेट द, अच्छा किताब का नाम है पूरा, वर्ल्ड पॉवर्टी ह्यूमन राइट्स कॉस्मोपॉलिटन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिफॉर्म्स में कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ अचीविंग द ग्लोबल जस्टिस फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ द एडवांटेज सिटीजन्स ऑफ द एफ्लुएंट कंट्रीज। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अमार्त्य सेन की किताब क्या है? कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच। मतलब वही रियलाइजेशन मतलब होता है कि लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग, so when it comes to realization it means that I am also able to realize my actual potential. I am in the capacity to do that thing which I want in actual to do. Okay, so this is called realization focused approach. जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर पाऊँ, और वो करने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए। तो कंपैरेटिव थ्योरी जस्टिस भी अमार्त्य सेन की है। बाकी फ्रांसिस बेकन का कोट है, इफ़ वी डू नॉट मेंटेन जस्टिस, जस्टिस विल नॉट मेंटेन अस। फ्रांसिस बेकन, तो बेकन है वो कह रहे हैं हमने मेंटेन नहीं किया तो हम भी मेंटेन नहीं हो पाएंगे। कुछ कोट्स हैं, सेंट साइमन की कोट है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। पहले बात चलती थी कैपेसिटी की, फिर आ गई ज़रूरत की, सेंट साइमन। बार्कर की कोट है, जस्टिस इज़ द रिकनसाइलर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़। तो जस्टिस क्या है? रिकनसाइलर है एंड सिंथेसिस है पॉलिटिकल वैल्यूज़ का। इट इज़ द यूनियन है इन एन एडजस्टेड एंड इंटीग्रेटेड होल। बाकी चार्ल्स मैरियम की कोट है, जस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीजर्स थ्रू विच ईच इज़ अकॉर्डेड व्हाट इज़ एग्रीड अपॉन एज फेयर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, एंटाइटलमेंट्स और जस्टिफाइड क्लेम्स। तो देख लेते हैं लास्ट की ने क्या कहा। राइट्स वो कंडीशंस हैं विदाउट विच अ मैन कैन नॉट सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट एवरी स्टेट। टी.एच. ग्रीन ने कहा राइट क्या है? पावर है क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी टू द कॉमन गुड। तो अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन, राइट इज़ अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। बेनी प्रसाद ने कहा राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड ही ऑल्सो सेड दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट। डॉर्किन ने कहा राइट्स आर ट्रम्प्स। एडमंड बुर्क ने कहा नेचुरल राइट्स आर नथिंग बट मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरल राइट्स को इसलिए क्रिटिसाइज करते थे बिकॉज ये मानते थे हिस्टोरिकल जो थ्योरी ऑफ राइट। तो एडमंड बुर्क क्योंकि कंजर्वेटिस्ट हैं तो वो ऐसे नेचुरल थ्योरी को नहीं मानेंगे जिसमें इंस्टीट्यूशन को आप चैलेंज करोगे, तभी वो कहते थे मेटाफिजिकल है। बस एक सोच बना लिया आपने कि इन द स्टेट ऑफ नेचर पीपल गेट द नंबर ऑफ राइट्स
एज प्रेजेंटेड बाय द जॉन लॉक। बाकी नेचुरल राइट्स की थ्योरी क्या है, ये कहते हैं भाई ये सेल्फ एविडेंट ट्रुथ हैं, इसको आप ले नहीं सकते। लॉक है, रूसो है, टॉम पेन है, टी.एच. ग्रीन है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि टॉम पेन ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ द नेचुरल राइट्स। बाकी लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन तो ईजी है। लीगल राइट की थ्योरी से कौन रिलेटेड है, ये बात करते हैं सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। मोरल राइट्स की थ्योरी से फिर इंपॉर्टेंट है एक तो इमैनुअल कांत और एक टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं, द ओरिजिन ऑफ राइट्स इज इन द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि मोरालिटी है ना, तो टी.एच. ग्रीन उसी बात को कहते हैं जो राइट का ओरिजिन हुआ है वो सही गलत में है, कि जो सही है वो हमारा अधिकार बन जाता है, गलत है वो हमारा अधिकार नहीं बनता। यूटिलिटेरियन थ्योरी आती है। बैंथम रोट एनार्किकल फैलेसीज, ठीक है। फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट लास्की ने दी है। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948। इसमें कुछ राइट्स कौन कौन से हैं, इक्वलिटी राइट्स, वेलफेयर राइट्स, ड्यू प्रोसेस राइट्स, सिक्योरिटी राइट्स। फिर आपका ह्यूमन राइट्स आ जाता है, ये क्या है, इमैनुअल कांत की जो थ्योरी है ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अच्छा ठीक है। कैरिल वासेक ने 1979 में 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दी है। अमार्त्य सेन कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एम्बिगियस कॉन्सेप्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मतलब अमार्त्य सेन ने क्रिटिसाइज ही किया है काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स को कि एम्बिगियस कॉन्सेप्ट है, मोरल गार्जियंस हैं और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। कम्युनिटेरियंस क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड पब्लिक इंटरेस्ट। मल्टी कल्चरलिस्ट क्या कहेंगे, बिल किमलिका है या फिर जोसेफ रैज है। तो मल्टी कल्चरलिस्ट लाइक विल किमलिका, ये नाम याद रखना, एंड जोसेफ रैज एडवोकेटर्स ऑफ द ग्रुप राइट्स, ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट्स, ठीक। और इसमें क्या आता है, फिर आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कहाँ से लिया है, डेमोक्राशिया, विच मीन्स डेमोस का मतलब हो गया हमारा पीपल और क्राटोस का मतलब हो गया रूल या पावर, लोगों की ताकत। फरीद ज़कारिया क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म कुछ नहीं है, मतलब वही कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। मैकाइवर क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ स्टेट है, इज मेरली अ मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि मैकाइवर एक सोशोलॉजिस्ट हैं तो स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो कहते हैं डेमोक्रेसी एक तरीका है, आप सरकार को अपॉइंट करते हो, कंट्रोल करते हो और निकाल फेंकते हो। गैटेल एंड गार्नर भी हमें पता है, दोनों ही काइंड ऑफ सोशोलॉजिस्ट हैं, या फिर दोनों बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है उसकी जो अथॉरिटी है प्लूरलिस्ट होनी चाहिए, ठीक, मोनिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो गैटेल क्या कहते हैं, मासेस पजेसेस द राइट टू शेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर। तो सही है, मासेस के राइट की बात करते हैं ये भी, कि वही प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी आ गई फिर से। ब्राइस क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग मोर और लेस देन द रूल ऑफ द होल पीपल। तो ब्राइस कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब वह है रूल ऑफ द होल पीपल। अमार्त्य सेन कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। रॉबर्ट डेल कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ आर साइड शो इन द ग्रेट सर्कस ऑफ लाइफ। ये क्या बकवास है, पॉलिटिक्स क्या है, साइड शो है इन द ग्रेट सर्कस ऑफ लाइफ, रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंगली। मैकफर्सन एक एगैलिटेरियन स्कॉलर हैं। J.S. मिल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ द आइडल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वही तो फॉर J.S. मिल डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो बेस्ट है, बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल है, तो डेट इज़ वाई इट इज़ द सेकंड बेस्ट। डेलीगेट मॉडल, 2 मॉडल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है डेलीगेट मॉडल जिसमें हमारे पास हैं लॉक एंड बैंथम, ठीक। एक आता है हमारे पास एनलाइटन मॉडल जिसमें हमारे पास कौन है, J.S. मिल हैं एंड बुर्क हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि डेलीगेट मॉडल में ये कहते हैं कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पावर्स हैं, यू शुड गो थ्रू द PDF ऑफ दिस लेक्चर, सो मच इफेक्ट, ठीक है। तो डेलीगेट मॉडल के अंदर लॉक ऑफ बैंथम क्यों है, इसलिए है कि दे डू नॉट गिव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पावर टू द स्टेट और द गवर्नमेंट। दिस सेज दैट कि दे आर नंबर ऑफ पावर्स दैट आर डेलीगेटेड और दे आर डिवैल्यूएटेड, डिवॉल्व्ड, डिसेंट्रलाइज्ड टू द गवर्नमेंट, ओनली दोज पावर टू बी एक्सेस बाय द गवर्नमेंट, नन अदर देन दैट। बट एनलाइटन मॉडल में माना जाता है लाइक J.S. मिल, वर्क हैं, वो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस एंड देयर शुड बी नो पावर दैट शुड कर्टेल देयर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको, ठीक। बुर्क क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकल इंटरेस्ट। फिर हमारे पास आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसके अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के सपोर्टर में कौन कौन है, J.S. मिल हैं जो कॉन्सेप्ट देते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बेस्ट बताते हैं, आइडल टाइप बताते हैं। अमार्त्य सेन सपोर्टर हैं, रूसो सपोर्टर हैं। जैक्स रेनसियारे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ द ओनली वे टू एंड डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे हम। जैक्स रेनसायर या रेनसियारे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ द ओनली वे है टू एंड डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। नैन्सी फ्रेजर क्या कहती हैं, काउंटर पब्लिक, ठीक, मतलब वही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, सबऑर्डिनेट सेक्शन, नैन्सी फ्रेजर ने वर्ड दिया है काउंटर पब्लिक। हाबरमास हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल स्पीच सिचुएशन एंड कम्युनिकेटिव एक्शन। ये तो पता ही है, ईजी है हाबरमास का कॉन्सेप्ट, आइडल स्पीच सिचुएशन, ठीक। 13 और 14
सिटीजनशिप पे क्या है देख लेते हैं। लैटिन वर्ड सिविस एंड इट्स ग्रीक इक्विवेलेंट मींस पॉलिटीज, नंबर ऑफ द पॉलिस, ठीक है। टीएच मार्शल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के अंदर। क्या कहते हैं? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो सिटीजनशिप का मतलब है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्शन पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप का। मार्क्सिस्ट थ्योरी सिटीजनशिप एंथनी गिडेंस, क्योंकि एंथनी गिडेंस खुद मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। सिटीजनशिप इज़ बेस्ड ऑन राइट्स, तो दी इन्होंने है, तो कॉन्सेप्ट भले मार्क्सिस्ट है लेकिन एंथनी गिडेंस ने दिया है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज़ बेस्ड ऑन द राइट्स विच द क्लास विन्स फॉर इटसेल्फ आफ्टर रिवोल्टिंग। अच्छा, मतलब रिवोल्ट के बाद जो हक मिलते हैं वही सिटीजनशिप है। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है? वही टीएच मार्शल वाली। इवोल्यूशनरी थ्योरी बताते हैं सिटीजनशिप की, पर्सन हु इज़ फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक, तो वही फुल मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो किताब का नाम क्या है टीएच मार्शल की? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। तो 3 कंपोनेंट बताते हैं सिटीजनशिप के, सिविक, पॉलिटिकल, इसके बाद क्या रह गया? पावर रह गया, ठीक है। तो टीएच मार्शल की यहाँ पे किताब है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। 3 कंपोनेंट हैं उसके अंदर, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल, पॉलिटिकल, सोशल सिटीजनशिप। कैपिटलिज्म इनएविटेबली इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटीज बिटवीन सोशल क्लासेस, बाय सिटीजनशिप इन्वॉल्व सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, कैपिटलिज्म की वजह से इनक्वालिटी होती है और सिटीजनशिप की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि हम देखते हैं। कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, हैना अरेंडेंट हैं, माइकल वॉल्जर हैं, बेंजामिन बार्बर हैं। रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप शुड टेक एन एक्टिव पार्ट, वही हैना अरेंडेंट जो कहती हैं एक्टिव पार्ट लेना चाहिए पॉलिटी में। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप या डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी, कलर ब्लाइंडनेस, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप यूनिवर्सिटी से कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो तो कलर ब्लाइंडनेस पे बेस्ड है, मतलब गलत है डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी वाले के हिसाब से। फिर आते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, इसमें कौन कौन है? B.S. टर्नर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरडिपेंडेंट, सिटीजनशिप अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी इन विच दे लिव। B.S. टर्नर कहते हैं, किताब लिखते हैं, इन हिज सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म गिव इन सोशियोलॉजिकल मॉडल। अच्छा, तो प्लूरलिस्ट थ्योरी सिटीजनशिप में B.S. टर्नर इंपॉर्टेंट याद रखना है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंटरडिपेंडेंट हैं, सोशियोलॉजिकल मॉडल है ये, को एग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। B.S. टर्नर की किताब है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म। ठीक। पावर वाला जो टॉपिक है वो ये रहा। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, खुद एक बार रीडिंग मार लेना वीडियो देखते हुए।